तो पैसा नियमावली 2025 चूँकि अब हमारे बीच है, वो कानून का उसको दर्जा मिल चुका है और हमारे बीच वो प्रभाव में है। और इस कानून में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो कि एक तरह से तो ग्राम सभा को मजबूत कर रही हैं, लेकिन आज हम जो विशेष रूप से बैठे हुए हैं, अच्छाइयों को मद्देनज़र रखते हुए खासकर कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे कि सुधार की गुंजाइश है, उस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है कि ये अच्छी बात है कि ग्राम सभा को एक अधिकार मिला है पेशा के केंद्रीय कानून के अनुरूप में। उनमें एक जो बहुत लंबे अरसे से मांग रही थी कि जो ग्राम सभा के ऊपरी स्तर पे जो मामले जाएंगे, अगर वो ग्राम सभा स्तर पे नहीं निपटती हैं तो अपील में बहुस्तरीय स्तर पे जाएंगे। ओराओं के संदर्भ में पढ़ा व्यवस्था, मुंडाओं की व्यवस्था में मुंडा पढ़ा व्यवस्था, हो के में मानकी मुंडा और संथाल के संदर्भ में मांझी परगना, तो वो बहुस्तरीय स्तर पे हैं। लेकिन इस कानून में वो बात लिखी है कि ये सिर्फ विवादों के निपटारे के लिए है। तो ये कानून को संकुचित करने जैसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पढ़ा, मानकी मुंडा और मांझी परगना जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ विवादों के निपटारे के लिए नहीं है, बल्कि वो समाज को पारंपरिक तरीके से रूढ़ी प्रथा के अनुसार कई सदियों से वो चलाते आ रहे हैं। यानी उसमें न्यायिक शक्ति के साथ साथ कानून बनाने की भी शक्ति है, अपने समाज में नियम बनाने की भी शक्ति है, और वो समाज को संचालन करने के उन नियमों को भी संचालित हो रही है या नहीं हो रही उसको भी देखने की शक्ति है। तो विवादों का निपटारा करना एक पक्ष है, लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से भी उसको लैस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक सुधार की गुंजाइश ज़रूरत महसूस होती है। दूसरी जो बात है इस कानून में, आप देखेंगे कि पारंपरिक रूप से ग्राम सभा के अध्यक्षता में हमारे गांव के पारंपरिक अगुवा करेंगे, जैसे कि महतो हैं, पाहन हैं, उसी तरह से गांव के हाथू मुंडा हैं इत्यादि। लेकिन इस कानून में एक प्रावधान जोड़ा गया है जो कि मुखिया को विशिष्ट ग्राम सभा की बुलाने की अधिकार देता है, और वो विशिष्ट ग्राम सभा की जो बुलाने का अधिकार वो ऊपरी स्तर के अधिकारियों के निर्देश पे उनको दिया जाता है। तो यह प्रावधान जो है, मूल जो ग्राम सभा की अध्यक्षता करने की जो अधिकार का एक तरह से हनन है, क्योंकि इस कानून में आप देखेंगे विशिष्ट अध्यक्षता या विशिष्ट ग्राम सभा बुलाने का अधिकार एक तो मुखिया को नहीं है। मूल कानून में यह कहा गया है कि मुखिया है जो वो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में वो ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगे, ना कि अनुसूचित क्षेत्रों में। तो जहां वो मूलतः वो अध्यक्षता नहीं कर सकता है, उसे विशिष्ट ग्राम सभा के नाम पे वो उसकी अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। साथ साथ कितनी त्रुटियां आप लोगों को लगी है इसमें, और क्या इस पर आप लोग फिर आगे विचार करेंगे, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? अभी तो अध्ययन चल रहा है। जो मूल त्रुटियां हैं, लगभग 7-8 त्रुटियां हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, और चूंकि अभी और भी सारी जगह से हम लोग बैठ के कर रहे हैं और विचार आ रहे हैं, तो हो सकता है कि और भी सारे पक्ष आएंगे, विषयवार और पक्ष आएंगे। जो मूल त्रुटियां जो हैं, जो दिखता है, उन त्रुटियों को हम लोग सामने रख रहे हैं। तो ये जो है विशेष ग्राम सभा में क्या वो कोरम विशेष होगा, किन कारणों से वो विशेष ग्राम सभा बुलाई जाएंगे, और विशेष ग्राम सभा की अध्यक्षता अभी जैसे लग रहा है कि वो ग्राम मुखिया करेंगे, तो वो एक तरह से पारंपरिक ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाले हमारे पारंपरिक अगुवा की अधिकारों का एक तरह से हनन है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो मूल जो पैसा प्रावधान है उसमें असर पड़ रहा है। तो इस तरह से हम और देखते हैं कि ज़मीन से संबंधित जो बातें हैं, खासकर अध्याय
में आप देखेंगे जहाँ पे जमीन की अधिकरण और पुनर्स्थापन से संबंधित जो बातें कही गई हैं, वो उसमें जब भी मामला जमीन अधिग्रहण से हो तो अभी के नियमावली में कहा गया है कि उसमें उसकी बैठकी में कोरम अनिवार्य होगी, बाध्यकारी होगा। हम जानते हैं कि जो ग्राम सभा की बैठकी में न्यूनतम कोरम 1/3 है और उसका 1/3 महिलाएं होंगी और वो ग्राम सभा के सदस्य वो होंगे जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में होंगे। ये है पारंपरिक ग्राम सभा के क्षेत्र में। लेकिन इस कानून में जमीन अधिग्रहण के संबंधित में 2015 के भूमि अधिग्रहण कानून की नियमावली झारखंड सरकार का रेफरेंस है, जिसमें ये कहा गया है कि जमीन अधिग्रहण अनुसूचित क्षेत्र के मामले में अगर वो अधिग्रहण होता है तो 2015 के नियमावली के अनुसार से होगी, जिसमें कि 1/3 का कोरम जो है वो वैध कोरम कंसेंट के रूप में माना जाएगा। यानी आपका जमीन अधिग्रहण में 1/3 ही कंसेंट होगा और इसलिए नियमावली में उसको बाध्यकारी किया गया। यहाँ पे इसकी गुंजाइश है कि इसमें बदलाव हो। साथ साथ उसमें जो लूपहोल है कि ये जो कोरम है, अगर पहली दफ़ा वो मीटिंग में नहीं कोरम पूरी होती है तो उसको अगले मीटिंग में वो बाध्यकारी नहीं होगी, यानी कोरम अबाध्यकारी नहीं होगी। साथ साथ अगर एक बार कंसेंट मिल गया तो ग्राम सभा उस कंसेंट को विड्रॉ नहीं कर सकती है। तो ये हर बिंदुओं पे आप कहते हैं कि 1/3 ही जमीन अधिग्रहण का कोरम रहेगा, जो कि मूल जमीन अधिग्रहण कानून 2013 के असंगत है, क्योंकि वहाँ पे 70% खासकर आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मामले में की गई है और 80% मतलब अफेक्टेड फैमिली का कंसेंट के बारे में बात की गई है, जहां पर प्राइवेट एंटिटी के लिए जमीन अधिग्रहण की बात की गई है। तो ये मूल कानून का जो है वहां पे 2015 का रेफरेंस में देते हुए पेशा में वो शिथिलता बरती गई है, जो कि एक तरह से जमीन अधिग्रहण को बहुत लचीला बना दे रहा है और बहुत आसान बना दे रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हमको लगता है कि वहाँ पे चेंज होने की ज़रूरत है। और साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ज़मीन जो है अगर वो गैरकानूनी ढंग से हस्तांतरित हुआ है तो मूल पेशा कानून में यह प्रावधान है ग्राम सभा को कि वह अगर यह सुनिश्चित करती है कि यह गलत तरीके से हस्तांतरित हुआ तो उसको रिस्टोर करने का पावर है। लेकिन अभी के नियमावली के हिसाब से वो विलोपित किया गया, उसमें ग्राम सभा का कोई रोल नहीं है। सीधे वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के अनुसार से 71A का जो सेक्शन को लाया गया है, जहाँ पे अगर उपायुक्त महोदय को संज्ञान में आता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी को हस्तांतरित हुआ है तो वो अपने संज्ञान के हिसाब से 71A के तहत में ला सकते हैं, जो कि CNT में ऑलरेडी प्रोविजन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पेशा के आलोक में, तो पेशा के आलोक में ग्राम सभा को जो पावर मिलनी चाहिए वहाँ पे पहली दृष्टिया ग्राम सभा को ये अधिकार होनी चाहिए थी कि वो जमीन हस्तांतरण को पुनर्स्थापित कर सके, वो उसको रिस्टोर कर सके। इन केस वो असमर्थ होती है तो फिर वो उपायुक्त महोदय को वो आवेदन दे सकती है और अनुरोध कर सकती है इसको रिस्टोर किया जा सके। तो ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ अभी वर्तमान कानून में नहीं है। यहाँ पे गुंजाइश है कि सुधार हो। इसमें हम लोग निश्चित रूप से हमारे जो एक्सपर्ट ग्रुप हैं इस पर अध्ययन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ 24/12/1996 के पेशा कानून के असंगत नियमावली बना है, उस पर हम लोग सरकार से संशोधन के लिए एक प्रस्ताव हम लोग जो है एक कमेटी, छोटी कमेटी हम लोग बना रहे हैं और उस प्रस्ताव जब तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग जो है महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, जितने भी TSC के मेंबर हैं और जो आदिवासी विधायक हैं, इन तमाम लोगों को, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, इस तरह का हम लोग जो है उनको देंगे और इसको लेकर जो इसमें अच्छाई है उसको भी बताने के लिए और जो हमारे खिलाफ कानून बना है उसमें संशोधन को लेके हम लोग जिला स्तर पर हम लोग जो है प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, उसके बाद प्रखंड स्तर पर जाएंगे और गांव स्तर पर जाएंगे। ये हमारी जो है कार्य योजना है।
2006-7 में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा को लेकर एक कमेटी बनाई थी। डॉक्टर BD शर्मा कन्वीनर थे, मैं उस कमेटी में मेंबर थी। लेकिन जब स्टेट में चर्चा होने लगी तो बहुत बाद में प्रधान साहब के अनुरोध पर ही नियमावली को लेकर हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया। देखिए, एक तो मूल बात यह है कि जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बना है, इसको ही बदलना पड़ेगा सरकार को, और झारखंड पेशा अधिनियम 2026 लाए, 25 लाए, ये एक इनको स्टेट लॉ लाना होगा। ये तो नियमावली है, और नियमावली जो है वो झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 के आलोक में बना है। तो एक तो ये मूल बात है। दूसरा कि मुझे आज ये आदिवासी महासभा की तरफ से टास्क था कि लघु वनोपज वाले चैप्टर पे बात रखनी है, जो अध्याय 14 है। देखिए, जो लघु शब्द है ना, उसको तो हटाना पड़ेगा, सेंटर से भी प्रयास करना पड़ेगा। और लघु कहने का मतलब, अगर आप महुआ बहुतायत में है पूरे ट्राइबल इंडिया में, तो आप अगर किसी चीज़ को लघु बोलते हैं तो उसके लिए प्लानिंग, फंड एलोकेशन, प्रोग्राम, स्कीम वगैरह नहीं बन पाते हैं। और यहाँ पे महुआ, चिरौंजी, कुसुम, करंज, जितने भी वनोत्पाद है जिसकी लिस्ट नहीं बन पाई है, तो उसका क्या बोलते हैं, उसको बहुतायत में मिलता है, इसलिए उसको लघु की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। और जो मूल बात जो मैंने त्रुटि देखी है, 5-6 त्रुटियाँ तो केवल 14 नंबर वाले चैप्टर में ही है। उसमें है कि जो लघु वनोपज हैं, वनोपज जिसको मैं कहना चाहती हूँ लघु शब्द हटा के, तो उसमें मूल्य का निर्धारण की जिम्मेदारी पढ़ा को, हाथू मुंडा को, मन की मुंडा को, ये होना चाहिए। लेकिन ये मूल्य निर्धारण जो है वो वन विभाग तय करेगा, जो कि पहले से ही तय करता रहा है। गांव में तो पैसे जा नहीं पा रहे हैं ना। गांव की इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी आप कैसे मजबूत करेंगे जब तक कि आप उनको इमली का, महुआ, कुसुम का, चिरौंजी के अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और आखिरी बात क्या है कि अगर पेशा नियमावली और पेशा 1996 का कानून लागू करना है, तो 5वीं अनुसूची और 2006 का द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसके साथ संगत करना पड़ेगा। 2013 का जो द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट है 2013 का, उससे संगत करना पड़ेगा। आपको खान खनिज अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। मैडम राष्ट्रपति जो हमारी हैं, उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो 4 अगस्त को 2023 को साइन किया है, उसको संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सारी कानून में, सेंट्रल लॉ में आप इतनी चीज़ों को बांध के रखेंगे और यहाँ नियमावली हमें देंगे, तो धरातल पे तो इनको राइट्स मिलेगा नहीं, जबकि ट्रेडिशनली ये राइट्स को एक्सरसाइज करते रहे हैं। तो कई केंद्रीय कानूनों में संशोधन की भी ज़रूरत है।